चार दोस्त हाथों में लालटेन लिए समुद्री किनारे बंदरगाह पर थे। तभी विवेक आकाश से कहता है, अरे आकाश, तू पागल है क्या? यहाँ पर क्यों लेकर आया है? इतना डर लग रहा है इस बंदरगाह पर। यार मेरी तो फटके चार हो रही है, पता नहीं यहाँ पर इसे क्या बात करनी है जो यहीं उगलेगा। अरे तुम लोग तो खामखा डरे जा रहे हो, इतनी बढ़िया बात है, सुनते ही खुश हो जाओगे। अरे अमीर हो जाएंगे अमीर। तो इस बंदरगाह पर कोई खजाना है क्या जो हम अमीर हो जाएंगे और रात में ही निकालेंगे? अरे वाह, तू तो मेरे दिल की बात समझ गया, बिल्कुल सही समझा तूने। इस समंदर में एक जगह खजाना है जहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट पड़े हुए हैं। हम चारों समंदर में से निकाल कर उन्हें ले आएंगे, उससे तू देखना हम अमीर हो जाएंगे। बस हमें इसके लिए कोई जहाज चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोलता है। अरे कुएं में से खजाना नहीं निकालना, समंदर समंदर। पता भी है समंदर कितना गहरा होता है, अंदर गया तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये मौसम तूफान वाला होता है। और तुझे कैसे पता इन सब के बारे में? अरे जब मैं यहाँ पर सामान की सप्लाई एक जहाज में कर रहा था तो एक नौकर ने बताया 2 साल पहले यहाँ पर एक तूफान आया जिसमें सारा सोना डूब गया और आज तक कोई वो निकाल नहीं पाया। इसलिए अब हम चारों जाएंगे, फिर अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म। तू जानता है ना कितनी गरीबी में रह रहे हैं हमारे माँ बाप। अरे पहली बार मुझे आकाश की बात बहुत अच्छी लग रही है। तू जल्दी से जहाज का इंतजाम कर, हम चारों चलेंगे। क्या नॉनसेंस वाली बात है, इसकी कोई बात अच्छी नहीं होती, इसकी बात गधे की लात होती है। यार मैंने जहाज का इंतजाम कर लिया है, एक पुराना जहाज है जो सस्ते में देने को तैयार है, उसी से ही चलते हैं। मैंने सारी बात कर ली है, रात हो गई, अब कोई नहीं आएगा तो हम निकल सकते हैं जहाज में बैठकर। वो रहा हमारा जहाज सामने। चलो जब सब तैयार है तो चलो। रस्सी वगैरह हमारे कपड़े समंदर में अंदर जाने के लिए भी इंतजाम कर लिया है। ये कहते ही चारों दोस्त बड़े से जहाज में बैठकर रात के अंधेरे में समुद्र की ओर निकल जाते हैं। जहां सुमित दूरबीन से आसपास निगरानी करता है तो वहीं समीर जहाज का पहिया चलाता है। तभी चारों दोस्त तरल पदार्थ को पीकर कहते हैं, बस 12 घंटे का सफर और हम फिर पहुंच जाएंगे, मैप मेरे पास है। यार आकाश भाई, मेरे को डर लग रहा है। अभी काहे का डर, इतना सारा सोना पाने के लिए थोड़ा कष्ट तो करना होगा। जब हम तीनों तेरे साथ हैं फिर क्यों डर रहा है? चल फिर विवेक भाई। ये कहते ही दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं और जहाज को आगे बढ़ाते हैं। यकायकी जहाज की सारी लाइटें अचानक से जल जाती हैं, जिसे देखकर चारों हैरान हो जाते हैं और जहाज इधर उधर चलने लगता है, जिससे वह लुढ़कते हैं। भाई भाई बचाओ, कोई है? क्या हो रहा है? जहाज अचानक से नाचने क्यों लग गया? अरे मुझे क्या पता ऐसे क्यों हो रहा है, मैं भी तो फिसल रहा हूँ। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ मुझे, मैं उछल कर बाहर आ गया हूँ, कहीं नीचे समंदर में न गिर जाऊँ। अरे हाथ तक मेरा। अरे अरे भाई मैं तेरे नजदीक हूँ, आता हूँ, अभी आता हूँ। तभी आकाश मोटी सी रस्सी उठाकर सुमित की ओर बढ़ाता ही है कि तेज तूफान आना शुरू हो जाता है और बारिश होने लगती है। पर बड़ी मुश्किल से पकड़कर गलती से उसे बचाकर जहाज पर वापस लाता है। चारों दोस्त जहाज के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। तूफान शांत हो जाता है। तभी साहिल बोलता है, अरे भगवान का शुक्र है कि हम बच गए, नीचे आ गए, वरना ऊपर बारिश में तो बीमार पड़ जाते। अरे यहाँ अंधेरा हो रहा है सुमित भाई, पीछे बटन है, लाइट जला। ये सुनकर सुमित लाइट जलाता है मगर जलती नहीं। फिर पास में बड़ी टॉर्च को जैसे ही जलाकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ता है तो पीछे से 4-5 भूत दिखाई देते हैं, जिससे डर कर वह गिर जाता है। भागो भागो। देख भाई मजाक मत कर, तुझे पता है ना मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ। अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, तू खुद देख ले। ये सुनकर विवेक उसके हाथ से टॉर्च लेता है और आकाश की ओर टॉर्च करके देखता है तो पीछे बहुत सारे भूत खड़े थे जो कि उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखते ही विवेक और सुमित बाहर की ओर भागते हैं। तभी फिर से जहाज की लाइट जलने बुझने लगती है और भूत आकर कहते हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाज पर आने की? और जिस खजाने को तुम लूटने की ताक में हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं आ सकते हम इस जहाज पर? तुम होते कौन हो रोकने वाले? और अगर उस सोने को हम ले लेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है, वो सोना ना हमारा है। ये सुनते ही वो भूत चारों पर अटैक कर देते हैं। उनका पैर पकड़कर इधर उधर घसीटते हैं, पूरे जहाज पर परेशान करते हैं। फिर आकाश हाथ जोड़कर उनसे कहता है, देखिए बस कीजिए, अब हमें और मत मारिए। अगर आपको हमारा इस जहाज पर आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन हमें मारिए मत। हम बहुत गरीब हैं, इसलिए वो सोना हासिल करना चाहते हैं। पर आपके साथ ये हादसा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ, मेरा नाम हरिया है। 2 साल पहले अपने मालिक गजोधर के साथ कहीं से सोना लूट कर लाए थे, जिनमें उन्होंने हमें कहा था कि सब मजदूरों को बराबर देंगे। फिर उसने उस दिन कहा, हमने सोना लूटने में उसे उठाकर शिप तक लाने में बहुत मदद की है। अब आप हमें हमारा सोना दे दीजिए ताकि अपने बीवी बच्चे को पाल सके। हाँ साहब दे दीजिए, हमारे घर में पैसा नहीं है, मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार है। अरे बीमार है तो मैं क्या करूं? मैं इतना महंगा कीमती सोना तुम्हें क्यों दूं? बड़े आए 2 कौड़ी के लोग सोना लेने। अरे साहब रहम कीजिए, मौसम खराब हो रहा है, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। नाव आ गई है, हमें उसमें जाना है। तुम लोगों को
मैं तो नहीं दूंगा। गजोधर बंदूक से एक-एक करके जहाज में मौजूद सभी मजदूरों को मार देता है। कुछ गोली खाकर समंदर में गिर जाते हैं। गजोधर अपना सारा सोना लेकर निकल ही रहा था कि वो लोग भूत बनकर गजोधर की जान ले लेते हैं। फिर ज्यादा तूफान आने की वजह से वह जहाज वहीं सोने के साथ डूब जाती है। अगर ये जहाज उस समय सोने के साथ डूब गया था तो वापस कैसे आया? हमारी मौत के बाद ये जहाज भी एक भूतिया समुद्री जहाज बन गया। अगर कोई भी व्यक्ति भूतिया जहाज को समुद्र में ले जाने की कोशिश भी करता था तो उसे अपनी मौत से हाथ धो बैठना पड़ता था। ये जहाज खुद ही इस किनारे आ जाता था जिससे लोगों की मौत हो जाए। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारे बीवी बच्चे को उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम कब तक मासूम लोगों को मारते रहोगे? इससे बेहतर है कि उस सोने को मैं खुद तुम्हारे परिवार तक पहुंचा दूं, कुछ अपने परिवारों को दे दूं, तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। बताओ, ये मंजूर है? मुझे तो इस लड़के की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर हम सब एक साथ मिलकर उस समंदर से सोना निकालें तो इसी में ही सबकी भलाई है। ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बदले में हमारे परिवार तक ये सोना पहुंचा देना। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर वो लोग भूत के साथ मिलकर समुद्र के अंदर से ढेर सारा सोना निकालकर उस भूतिया जहाज पर ले आते हैं। जिसके बाद वह सोना देखकर खुशी से पागल होकर दोस्त कहते हैं, ओए होए होए होए, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश शाबाश, इतना सारा सोना तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पैसों से ऐश करूंगा। अरे वाह भाई वाह, ये तो इतना सारा सोना है कि हमारी 4 पुश्तें अच्छे से रहेंगी। ज्यादा नहीं उछल रहे हो तुम। सॉरी भूती, हम आपके घर तक सारा सोना पहुंचा देंगे। हमें मिलेगा ना इसमें से? चिंता मत करो, जो हमारे मालिक ने हमारे साथ किया था वो हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये हम सब के घर के एड्रेस, इनके घर सोना नहीं पहुंचाया तो हम वापस भी आ सकते हैं। अरे नहीं भैया जी, मैं आपसे वादा देता हूँ, मैं सबको सबका हक दूंगा। तभी दिन निकल आता है। जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर पहुंच जाता है। भूत सारे सोने को अच्छे से उतरवा देते हैं। फिर वो चारों उन सबके घर पहुंचा देते हैं। जब इस बात की तसल्ली उन समुद्री भूतों को हो जाती है तो वह खुशी खुशी अपनी भटकती आत्मा से मुक्ति ले लेते हैं। साथ ही वो चारों भी अमीर की जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा अनिल अपने दोस्त युग के साथ गाने गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अनिल नशे में था। अनिल, या तो हमारे मुखिया जी का बेटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बाद तू इस गांव का मुखिया बनेगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुझे देखकर ऐसा लगता नहीं कि तू पूरे गांव की जिम्मेदारी संभाल पाएगा। क्या मतलब है तेरा? मैं नहीं संभालूंगा तो क्या तू संभालेगा? देख मेरे भाई, आगे को तुझे अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां लेनी है, तो तू अपनी इन गलत आदतों को छोड़ दे, समझा? अरे दो कौड़ी के लड़के, तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है? और क्या नहीं। देख अनिल, मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा कि तू भी अपनी हद में रहे, समझा? वरना अगर मैं अपनी तमीज भूल गया तो फिर वो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब तेरी इतनी जुबान चलने लगी है फटीचर इंसान। अनिल और युग में लड़ाई हो जाती है। कुछ गांव के लोग आकर उनकी लड़ाई को खत्म कराते हैं। अरे ये कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो? आवारा लड़के, काम तो कुछ है नहीं, बस आवारगी करनी है इन्हें। देखिए, मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, मैं अपने काम से ही आ रहा था। अरे चलो, मुझे मत सिखाओ। अरे तुम्हें सिखा भी कौन रहा है? अरे चलो जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। युग और अनिल झगड़कर अलग अलग रास्तों से घर जा रहे थे। अनिल नशे में गलत रास्ते पर निकल जाता है, जिस रास्ते पर था चुड़ैल का भूतिया जामुन का पेड़। अरे हमें तो लूट लिया मिलके सब्जी वालों ने, बहुत ही तंग कर दिया हमको घर वालों ने, नशा चढ़ा जो शराब का उतरना ही नहीं है। अनिल गाता हुआ ही चल रहा था कि तभी वो जामुन के पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचता है और तभी एक हाथ उसके सर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। अनिल वहीं गायब हो जाता है। युग की माँ कोमल उसके घर आने पर युग को बहुत डांटती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ युग, क्या तूने सच में मुखिया जी के बेटे से लड़ाई की? माँ वो बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? माँ, अनिल नशे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोले जा रहा था, तो बस मुझे गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि अनिल गलत है। अच्छा चल, अब खाना खा ले। सॉरी माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं जानती हूँ। युग एक सीधा सादा सा लड़का था। अगले कोमल के दरवाजे पर दस्तक होती है। कोमल दरवाजा खोलते ही बहुत हैरान हो जाती है। वहाँ गांव के बहुत सारे लोग और गांव के मुखिया किशोर खड़े हुए थे। आप सब यहाँ? हाँ, हम यहाँ, चल हमारे साथ। सभी लोग कोमल को पकड़ कर ले जाते हैं। कोमल की आवाज सुनकर युग नींद में ही भाग लेता है। गांव वाले कोमल को बाहर ले जाकर जमीन पर पटक देते हैं। आह! ये तुम मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तू ठीक तो है ना? अरे छोड़ दो मेरे बेटे को। अपने बेटे को लगी तो दर्द हुआ ना? और मेरा बेटा? पूछ अपने बेटे से, किसने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया, समझे? अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटे ऐसे नहीं बताओगे। बांध दो इस युग के हाथ पैर।
किशोर युग को एक पेड़ से बांध देता है और जोर जोर से उसे कोड़े से पीटने लगता है। मेरा बच्चा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कल रात से मेरा बेटा घर नहीं आया है। गांव वालों ने ही मुझे बताया कि रात को अनिल की लड़ाई इस युग के साथ हुई थी। चल अब जल्दी बता, क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मैंने अनिल के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उसे और समझा रहा था कि वो इतनी ज्यादा शराब ना पिया करे। झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरा युग झूठ नहीं बोल रहा है। भगवान के लिए इसे मत मारो। एक माँ तुम्हारे आगे विनती करती है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो किसी के भी साथ गलत करे। छोड़ दो इसे। कोमल को रोता और बिलखता देख एक बूढ़ा आदमी मनोज वहाँ आया। अरे भाई, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये आखिर चल क्या रहा है? देखो चाचा, तुम बीच में ना आओ। अरे लेकिन बात क्या है? इस बेचारे बच्चे को क्यों मारे जा रहे हो? चाचा, आप मुझसे दोगुनी उम्र के हैं। मैं आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। लेकिन नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, लेकिन शायद तुम्हारे सवालों के जवाब इस लड़के के नहीं मेरे पास मिल जाए। मनोज की बात सुनकर किशोर युग को पीटना बंद कर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं? पहले तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। ये क्या आपको बताएगा? मैं बताती हूँ। कोमल मनोज को सारा किस्सा सुना देती है। मनोज सारी बात को सुनकर बोलता है, अच्छा बेटा युग, जब तुम्हारी अनिल से लड़ाई हुई थी तब क्या वो बगिया वाले रास्ते से घर की तरफ आया था? हाँ चाचा, वो वहीं से आया था। मेरा शक सही था। चलो मेरे साथ मुखिया जी, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के असली गुनहगार से मिलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक तांत्रिक बाबा को भी साथ में लेके चलना होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी है। उन्हें भी बुला लो। तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक के आते ही मनोज सभी को जामुन के पेड़ तक ले जाता है। तो चाचा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे बेटे के गायब होने में इस पेड़ का हाथ है? अरे इस पेड़ का नहीं, इस पेड़ पर बसने वाली भयानक चुड़ैल का है। मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक औरत इस पेड़ के नीचे सालों से तपस्या कर रही थी। वो बहुत सारी शक्तियों की मालकिन बस बनने ही वाली थी कि तभी कुछ बुरे लोगों को उसका पता चल गया और उन्होंने उसे बेरहमी से इस पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। और तब से वो औरत चुड़ैल बन गई और अब उसे जो कोई भी इस रास्ते से गुजरता हुआ दिखाई देता है वो उसे नहीं छोड़ती। सभी मनोज की बात सुनकर डर जाते हैं। तो आप हमें इतनी खतरनाक जगह पर क्यों लाए हैं? अरे घबराओ मत, हमारे साथ बाबा है, ये सब संभाल लेंगे। हाँ बच्चा, अब मुझे देख लेने दे। तांत्रिक पेड़ पर हाथ रखता है और जोर जोर से मंत्र का जाप करने लगता है। तांत्रिक को सुनकर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। इतने सारे लोग कोई भी नहीं बचेगा। आज सब मरोगे, सबके सब। क्यों आती है तू यहाँ और मासूम बेगुनाह लोगों की जान क्यों ले रही है? बोल। जैसे मेरी जान ली थी उसी तरह मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगी। चली जा यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे लिए नहीं होगा बुड्ढे। चुड़ैल सभी पर झपटने वाली थी, लेकिन तांत्रिक ने पहले ही पेड़ के पास एक पवित्र रेखा बना दी थी, इसीलिए वो किसी पर भी हमला नहीं कर पाती। नहीं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। एक बार मेरे हाथ आ तांत्रिक, फिर तुझे बताती हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तांत्रिक बाबा अपनी पोटली से एक कपड़ा निकालता है और उसमें आग लगा देता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं। तूने बहुत मासूमों को मौत के घाट उतारा है ना, अब तू मार। तांत्रिक बाबा पेड़ पर वो जलता हुआ कपड़ा डाल देता है। पेड़ के जलते ही चुड़ैल भी जलनी शुरू हो जाती है और खत्म हो जाती है। सभी वापस गांव आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना युग बेटा, और कोमल जी आप भी। मैं बेटे के प्यार में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं। आज से मैं सभी के सामने यह घोषणा करता हूँ कि मेरे बाद इस गांव का अगला मुखिया युग होगा। पर जी कोमल जी, आपका बेटा। सभी बहुत खुश होते हैं। अब चुड़ैल भी चली गई थी और सभी युग को अपना अगला मुखिया भी स्वीकार कर लेते हैं।